गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग वैदिक कालीन सभ्यता के अंतर्गत उसके राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ने जा रहे हैं। यदि कालक्रम के अनुसार वैदिक काल का निर्धारण किया जाए तो यह 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक का काल है। इसे हम दो कालखंड में विभाजित करते हैं। पहला ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक था, वहीं उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। यदि हम वैदिक कालीन सभ्यता के स्रोतों को देखते हैं तो हम ऋग्वैदिक काल के स्रोत के अंतर्गत उसके मुख्य स्रोत के रूप में ऋग्वेद को मानते हैं। वहीं पुरातात्विक स्रोत के रूप में हमें एशियाई माइनर से प्राप्त बोजगोजकोई अभिलेख व मितन्नी अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। वहीं उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वेदों के उपवेद, उपनिषद, ब्राह्मण व अरण्यक को ले सकते हैं। वहीं पुरातात्विक स्रोत के रूप में हम उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता को चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति से भी जोड़कर देखते हैं। वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था से पूर्व हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानना आवश्यक है। उसके अंतर्गत शामिल निम्नलिखित बातें प्रमुख हैं। पहला, आर्य कौन थे? आर्यों का मूल क्षेत्र क्या था? आर्यों का भारत में आगमन का स्वरूप क्या था? व आर्यों का भौगोलिक विस्तार क्या था? तो यदि हम आर्य कौन थे इसके संदर्भ में चर्चा करते हैं तो आरंभ में यह कहा जाता था कि आर्य एक जाति है, किंतु बाद में इस मत का खंडन किया जाने लगा। वह आर्यों को एक भाषाई समूह जो भरूपियाई भाषा बोलते थे के रूप में देखा जाने लगा, जो भिन्न भिन्न कालखंड में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रवास कर गए। अब हम आर्यों के मूल क्षेत्र को देखते हैं। तो इसको लेकर विभिन्न इतिहासकारों के मध्य विवाद है। जहाँ राष्ट्रवादी इतिहासकार जिनमें गंगानाथ झा, DS त्रिवेदी व राजबली पांडे जैसे राष्ट्रवादी इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों का मूल क्षेत्र भारत था। इसके पीछे वह यह तर्क देते हैं कि भरूपियाई भाषा का सर्वाधिक मौलिक शब्द संस्कृत भाषा में ही मिलता है, ना कि यूरोपीय भाषा में। वहीं भाषाविद ब्रेडेनस्टीन का मानना है कि आर्यों का मूल क्षेत्र यूराल पर्वत के दक्षिण में था। वहीं से एक शाखा भारत व ईरान चली गई व दूसरी शाखा यूक्रेन में आ गई। मैक्स मूलर का मानना है कि आर्यों का मूल क्षेत्र मध्य एशिया का घास का मैदान था, जहां से आर्य ईरान व भारत में आए। अब हम आर्यों के भौगोलिक विस्तार को देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि आर्यों का प्रारंभिक क्षेत्र सप्तसैंधव का क्षेत्र था, जिसके अंतर्गत सिंधु व उसकी सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज व संभवतः सरस्वती नदी का क्षेत्र आता है। वही उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के अंतर्गत आर्य कुछ आगे बढ़कर सब ब्रह्म ऋषि क्षेत्र में बस गए। जो ब्रह्म ऋषि क्षेत्र
को हम सतलज तथा यमुना नदी के मध्य के क्षेत्र को कहते हैं। अब हम भारत में आर्यों के आगमन के स्वरूप को देखते हैं तो हमें यह ज्ञात जो तो इसको लेकर के भी विभिन्न प्रकार के मत देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे प्रचलित जो मत है वह यह है कि आर्य भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए। इंद्र के रूप में प्रयुक्त पुरंदर शब्द इस तर्क को बल देता है। आर्यों का जो संघर्ष हुआ था वह केवल अनार्यों से ही नहीं बल्कि आर्यों से भी संघर्ष हुआ था। यदि हम आर्य और अनार्यों में अंतर देखते हैं तो ऋग्वेद में यह पता चलता है कि आर्य वे लोग थे जो लिंग पूजक थे व जिनकी नाक चपटी थी, किंतु यदि हम सूक्ष्मता से देखते हैं तो यह ज्ञात होता है कि उत्तर हड़प्पाई लोग जो तांबे के उपकरण व गौरिक मृत भांडों का उपयोग करते थे वे अनार्य थे। वहीं आर्य जो कांसे के उपकरण, रथों व चित्रित धूसर मृत भांड का उपयोग करते थे वह आर्य थे। अब हम आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा करते हैं, जिसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था को देखते हैं। तो वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था कबीलाई शासन व्यवस्था पर आधारित थी। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक संगठन का सबसे सूक्ष्मतम या छोटा रूप कुल था, जिसका प्रधान कुलप कहलाता था, जो मुख्यतः परिवार का मुखिया, पिता व बड़ा भाई होता था। कई कुल मिलकर ग्राम बनते थे, जिसका मुख्य अधिकारी ग्रामीणी कहलाता था। ऋग्वेद में ग्राम का उल्लेख कुल 13 बार किया गया है। कई ग्राम आपस में मिलकर विश्व बनते थे तथा इसके प्रमुख को विश्वपति कहा जाता था तथा कई विश्व बनकर जन बनते थे। वह जन का प्रधान राजन या राजा कहलाता था। ऋग्वेद के अंतिम कालखंड में हमें राष्ट्र शब्द का भी उल्लेख मिलता है, किंतु यह क्षेत्र व प्रभु सत्तात्मक या प्रभु संपन्न राष्ट्र नहीं था, क्योंकि इस काल में क्षेत्र आधारित राज्य की अभिकल्पना नहीं आई थी। अब हम राजा के संदर्भ में या राजन के संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में राजा का पद क्षेत्र आधारित न होकर युद्ध की आवश्यकता पर आधारित था, अर्थात राजा की पहचान उसकी क्षेत्र से न होकर उसके कबीला पर आधारित थी। इस काल में राजा का मुख्य कर्तव्य युद्ध में अपने जन के लोगों व उसके पशुधन की रक्षा करना था। यही कारण है कि राजा के लिए ऋग्वेद में जनस्य को या गोपति शब्द मिलता है। इस काल में ना तो राजपद का दैवीकरण हुआ था, ना ही राजा का पद अनुवांशिक था। ऋग्वैदिक काल में हम राजा के अतिरिक्त कुछ अधिकारियों को भी देखते हैं। इस काल में अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। ऋग्वेद में कुल हमें 9 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। इस काल में जो रत्नियों की संख्या थी वह कम थी। इसका मुख्य कारण यह था कि ऋग्वैदिक काल में अभी तक कर प्रणाली सुव्यवस्थित रूप से कायम नहीं हो पाई थी। कर के रूप में यद्यपि इस काल में बलि नामक कर लिया जाता था, किंतु वह ऐच्छिक था,
ना कि अनिवार्य था। यदि हम ऋग्वैदिक काल में अधिकारी वर्ग को देखते हैं तो इस काल में मुख्यतः जो अधिकारी थे उनमें पुरोहित, सेनानी व ग्रामीणी शामिल थे। पुरोहित यह राजा का मुख्य सलाहकार होता था जो युद्ध में विजय के लिए देवताओं से प्रार्थना भी करता था। सेनानी, इस समय नियमित सेना नहीं थी, अतः वह युद्ध के अवसर में सेना का गठन करता था। वह लोगों को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करता था। ग्रामीणी, यह सामान्य प्रशासन के साथ साथ सैन्य संबंधी प्रशासन को भी देखता था। उपरोक्त पुरोहित, सेनानी व ग्रामीणी के अतिरिक्त हमें कुछ अन्य अधिकारियों की भी चर्चा व उल्लेख मिलता है, जैसे स्पशर अर्थात कुच्चर जो लोगों के आचरण का निरीक्षण करता था, पुरपति कच्चे किलों या ठिकानों का कमांडर, रथिक राजा का सारथी, जीव ग्रीव यह संभवतः अपराधियों पर नियंत्रण स्थापित करता था, तक्षण बढ़ई वही मध्यमासिक जो विवादों में मध्यस्थता की भूमिका निभाता था। इस काल में राजा के निरंकुशता पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु कई प्रकार की प्रजातांत्रिक संस्थाएं या जनप्रतिनिधात्मक संस्थाएं मौजूद थे, जिनमें प्रमुख था विदत। विदत के संदर्भ में कहा जाता है कि यह आर्यों की सबसे प्राचीन जनप्रतिनिधात्मक संस्था थी जो सामाजिक, धार्मिक व सैन्य कार्य भी करती थी। इसमें जन के सभी लोग प्रतिनिधि के रूप में शामिल थे। यह विदत के अंतर्गत उपज का वितरण किया जाता था। वह शत्रु सेनाओं के विरुद्ध युद्ध का निर्णय लिया जाता था। वीर सैनिकों को सम्मान दिया जाता था इत्यादि कार्य इसमें किए जाते थे। विदत में महिलाएं भी पुरुषों के समान भाग लेती थी व चर्चा में शामिल होती थी। दूसरी प्रमुख प्रतिनिधात्मक संस्था सभा थी। सभा का उल्लेख ऋग्वेद में कुल 8 बार किया गया है। ऋग्वेद के एक सूक्त में सभा को पासे या जुआ खेलने के लिए एकत्र लोगों का समूह भी कहा गया है। सभा के सदस्यों को सुजात कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में सभा में महिलाएं भी भागीदारी लेती थीं, जिन्हें सभावती कहा जाता था। ऋग्वेद को कुलीन संस्था भी कहा जाता था, जिसके अंतर्गत उच्च कुल के लोग ही सभा में शामिल होते थे। सभा के अंतर्गत राजनीतिक, प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ न्यायिक कार्य भी किए जाते थे। तीसरी महत्वपूर्ण संस्था समिति कहलाती थी। इस समिति के संदर्भ में कहा जाता है कि यह जो संस्था थी वह राजा के निरंकुशता पर नियंत्रण स्थापित करती थी, क्योंकि समिति के माध्यम से ही राजा का निर्वाचन किया जाता था। अर्थात राजा के लिए यह आवश्यक था कि वह समिति के साथ सह-अस्तित्व की व्यवस्था को कायम रखे
समिति के अंतर्गत जन के सभी लोग शामिल होते थे। वह यह सभा से बड़ी संस्था थी। अब यदि हम सभा व समिति के अंतरों को देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि सभा कुलीन संस्था थी, वही समिति सामान्य जनों की संस्था थी। एक अंतर यह भी देखने को मिलता है कि सभा के अंतर्गत न्यायिक कार्य भी किए जाते थे। लुडविग महोदय ने सभा व समिति की तुलना वर्तमान संदर्भ में किया है तथा सभा को संसद की राज्यसभा व समिति को संसद के निम्न सदन लोकसभा के रूप में दिखाने का भी प्रयास किया है। अब हम उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था को देखते हैं। तो उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि अब कबीलाई व जन आधारित राजनीतिक व्यवस्था समाप्त हो गई व राजनीति के अंतर्गत क्षेत्र व अधिराजस्य व्यवस्था की स्थापना हुई। इस काल में छोटे छोटे जन आपस में मिलकर बड़े जनपद का रूप ग्रहण करने लगे। जैसे भरत व पुरु जन आपस में मिलकर कुरु जनपद बन गए तथा कृवि व तुवर्स जन पंचाल जनपद का रूप ले लिया। कुरु तथा पंचाल जनपद ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश अर्थात ऊपरी द्वार गंगा यमुना द्वार क्षेत्र पर आधिपत्य भी कायम कर लिया। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत यदि हम राजा की स्थिति को देखते हैं तो इस काल में हमें यह देखने को मिलता है कि अब राजा की पहचान कबीला पर नहीं बल्कि उसके क्षेत्र से की जाने लगी। राजा के लिए इस काल में कई प्रकार के उपाधि का भी उल्लेख मिलता है, जैसे सम्राट, राजाधिराज, एकरट, सर्वभूमिपति इत्यादि। राजपद के महत्व को और बढ़ाने के लिए अब कई प्रकार के याज्ञिक अनुष्ठान भी किए जाने लगे। जैसे राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ किया जाने लगा व अश्वमेध यज्ञ व वाजपेयी यज्ञ द्वारा भी राजा को शक्तिशाली दिखाए जाने का प्रयास किया जाने लगा। शतपथ ब्राह्मण में ऐसे राजाओं का उल्लेख मिलता है जो राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ के साथ साथ इंद्रा महाभिषेक का भी अनुष्ठान करते थे। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद अनुवांशिक हो गया। शतपथ ब्राह्मण से हमें यह ज्ञात होता है कि राजा का पद 10 वंशों तक मतलब अर्थात 10 पीढ़ी तक अनुवांशिक हो चुका था। इस काल में राजा के साथ दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत भी जोड़ा जाने लगा, जिसे हम ऐत्रेय व तैत्तिरीय ब्राह्मण में देख सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति का यद्यपि विस्तार हुआ किंतु उसके निरंकुशता किंतु वह निरंकुश नहीं था। उसके निरंकुशता पर नियंत्रण
हेतु कई प्रकार के बातों का भी उल्लेख मिलता है। जैसे राज्याभिषेक के समय राजा को यह शपथ लेनी पड़ती थी कि वह राज्य के नियमों व कानूनों का संरक्षण करेगा। साथ ही हमें यह भी ज्ञात होता है कि राजसू यज्ञ के अवसर पर राजा रत्नियों के घर जाकर रत्न बलि भी प्राप्त करता था। अर्थात अभी भी राजा को रत्नियों का सहयोग आवश्यक था। अथर्ववेद के एक सूक्त से यह पता चलता है कि यदि राजा अत्याचारी या अन्यायी हो जाता तो प्रजा उसे दंड दे सकती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा को प्रशासन में सहयोग देने हेतु हमें रत्नियों अर्थात अधिकारी वर्ग की चर्चा मिलती है। इस काल में हमें कुल 12 रत्नी देखने को मिलते हैं, किंतु उत्तर वैदिक काल में स्वतंत्र नौकरशाही की स्थापना अभी भी नहीं हो पाई थी। यद्यपि इस काल में कुछ हद तक कर प्रणाली स्थापित हो चुकी थी, जैसे बलि कर को अनिवार्य कर दिया गया था व भाग नामक कर भी लिया जाता था। किंतु हमें पता है कि उत्तर वैदिक काल में अधिशेष आधारित उत्पादन व्यवस्था कायम नहीं हो पाई थी। इस कारण इस काल में एक स्वतंत्र व विस्तृत नौकरशाही की स्थापना नहीं हो पाई थी। यदि हम उत्तर वैदिक कालीन रत्नियों को देखते हैं तो हमें यह भी बात उभर कर सामने आती है कि रत्नियों में कुछ रत्नी राजा के रक्त संबंधी थे, वहीं विभिन्न रत्नियां विभिन्न वर्गों का भी प्रतिनिधित्व करती थी। जैसे महिषी अर्थात राजा की मुख्य रानी व युवराज जो राजा का उत्तराधिकारी पुत्र था, वह राजा के रक्त संबंधी होते थे। वहीं पुरोहित जो राज्य का मुख्य परामर्शदाता होता था, वह ब्राह्मण वर्ग से संबंधित होता था। वहीं सेनानी जो सेना का प्रधान होता था, वह क्षत्रिय वर्ग से संबंधित होता था। वहीं ग्रामीणी जो गांव का मुखिया होता था, वह वैश्य वर्ग से संबंधित होता था। तथा रथाकार व तक्षण नामक रत्नी, रथाकार का अर्थ होता है राजा के रथ का सारथी व तक्षण का अर्थ होता है बढ़ई। ये दोनों वर्ग का अगर हम वर्गीय आधार देखते हैं तो ये शुद्ध वर्ग से संबंधित थी। इसके अतिरिक्त भी हमें कुछ अन्य रत्नियों की जानकारी मिलती है। जैसे कर प्रणाली से संबंधित 2 रत्नियों का उल्लेख इस काल में मिलता है, एक भागदूत व दूसरा संग्रहिता। इसके अतिरिक्त अक्षयवाप जो धूत कीड़ा में राजा का साथी होता था, पलागल, विदूषक, द्वारिक, द्वारपाल इत्यादि रत्नियों के भी हमें जानकारी मिलती है। सतपथ उपरोक्त कुछ हमें सीमांत क्षेत्रों की भी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की जानकारी मिलती है। जैसे सतपति तथा स्थापति, ये दोनों प्रांतीय अधिकारी होते थे। स्थापति सीमांत क्षेत्र का अधिकारी होता था, वहीं सतपति ग्राम समूह का अधिकारी होता था। अब हम कुछ उत्तर वैदिक कालीन प्रजातांत्रिक संस्था को भी देखते हैं तो हमें यदि हम ऋग्वैदिक काल की तुलना उत्तर वैदिक काल के प्रजातांत्रिक संस्था से करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक काल में प्रजातांत्रिक संस्थाओं की शक्तियां कम होने लगी। विदत नामक संस्था पूर्णतः समाप्त हो गई।
यद्यपि सभा व समिति का अस्तित्व बना रहा, किंतु इनकी शक्तियों में कमी आने लगी। अब केवल कुलीन वर्ग ही प्रजातांत्रिक संस्था के सदस्य बन सकते थे। सभा में महिलाओं की भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं समिति जो राजा का निर्वाचन करती थी, अब वे राजा का निर्वाचन में किसी प्रकार की का भाग नहीं लेती थी। अर्थात इस काल में प्रजातांत्रिक संस्था राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण न रखकर केवल एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में ही रह गई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक काल के अंतर्गत जो राजनीतिक व्यवस्था थी वह कबीलाई से राज क्षेत्रीय राजतंत्रात्मक व्यवस्था की ओर बढ़ती गई। वह कर प्रणाली में सुधार के फलस्वरूप अधिकारियों वर्ग की भी संख्या में वृद्धि हुई। किंतु यदि हम संपूर्ण वैदिक काल को देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि इस काल में न तो स्वतंत्र नौकरशाही, न ही स्वतंत्र सेना व स्थायी सेना का निर्माण हो पाया था। स्वतंत्र नौकरशाही व स्थायी सेना की जानकारी हमें बुद्ध काल व महाजनपद एरा से ही प्राप्त होती है। थैंक यू।